नमस्कार, मैं हूं अश्विन शर्मा और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। लालू प्रसाद यादव, ये नाम तो आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना ही होगा। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बिहार की पॉलिटिक्स में इतना कुछ किया कि उन पर एक पूरी बुक लिखी जा सकती है। पहले तो वो 3 बार लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बने, पर उसके बाद एक ऐसे घोटाले में फंसे कि उनका पॉलिटिकल करियर तबाह हो गया। जी हाँ, हम आज बात करेंगे चारा घोटाला के बारे में कि चारा घोटाला ऐसा क्या था और किस वजह से आज लालू यादव जेल में है और उनका पॉलिटिकल करियर उसकी वजह से कैसे तबाह हो गया। कहानी शुरू होती है मार्च 1995 से, जहां बिहार में इलेक्शंस होने थे और अगर ये इलेक्शन लालू यादव जीत जाते हैं तो वो तीसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और वैसा ही होता है कि पूरी 324 सीटों में से लालू यादव की पार्टी, जो कि तब जनता दल थी, उन्होंने 167 यानी 167 सीट्स जीती और लालू यादव फिर से बन गए मुख्यमंत्री और सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन 8 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ कि बिहार की पॉलिटिक्स की शक्ल ही बदल गई। 8 महीने बाद बिहार के फाइनेंस कमिश्नर एस विनय राघवन एक पैटर्न नोटिस करते हैं। वो देखते हैं कि बिहार सरकार के खजाने में से कुछ ज्यादा ही पैसा स्पेंड हो रहा है। तो वो क्या करते हैं कि वो उनके जितने भी बिहार में डीएम्स हैं उनको एक लेटर लिखते हैं और लेटर में कहते हैं कि आपके पास आपकी जुरिस्डिक्शन में जो जो डिपार्टमेंट आता है सबका आप ऑडिट करें और ऑडिट करके मुझे बताएं कि कहां और कितना पैसा खर्च हो रहा है, ताकि मैं सबका विवरण कर सकूं। उसी समय में एक यंग डीएम जिनका नाम अमित खरे था, जो कि बिहार के चाईबासा इलाके के डीएम थे, उनको ये लेटर मिलता है और वो इस पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं। आपको पहले ही बता दूं कि ये वो वक्त था जब बिहार और झारखंड एक ही राज्य था। तो अमित खरे इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, ऑडिट शुरू करते हैं और फिर वो नोटिस करते हैं कि एक पशुपालन विभाग है। पशुपालन विभाग एक ऐसा विभाग है जो जानवरों की सुरक्षा और उनके पालन पोषण के लिए बनाया गया था। तो उस विभाग में वो देखते हैं कि थोड़े से ट्रांजैक्शंस अजीब हैं। रिसेंट में ही एक 10 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है और एक 9 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। और आप ये याद रखिए, ये 10 करोड़ 9 करोड़ 1997 के हैं, यानी आज से करीब करीब 30 साल पहले। तो इतने अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रहे थे और सरकार का एक नियम भी था कि अगर आपका 10 लाख का ट्रांजैक्शन है तो आप किसी भी अपने अथॉरिटी से एक सिग्नेचर करवा के आप वो ट्रांजैक्शन या वो पैसे आप निकाल सकते थे। अगर 10 लाख से ऊपर का है तो आपको और बड़े ऑफिसर्स की परमिशन की जरूरत है, पर अगर 10 लाख या 10 लाख से नीचे का है तो फिर आपको सिर्फ एक अथॉरिटी है, उनका सिग्नेचर लेना है और आप वो पैसे निकाल सकते हो। जनवरी 1997 में फिर अमित खरे डिसाइड करते हैं कि वो चाईबासा के पशुपति विभाग में रेड करेंगे और वो वहां रेड करने जाते हैं, पर शायद उन्हीं के डिपार्टमेंट के किसी व्यक्ति ने इसकी जानकारी वहां तक पहुंचा दी थी। तो वहां के लोगों ने पूरी कोशिश की कि सारी फाइल्स जला दी जाएं, सारे रिकॉर्ड्स जला दिए जाएं ताकि कुछ मिले ना। जब अमित खरे वहां पहुंचते हैं तो उनको जितना भी कुछ मिलता है वो ले आते हैं अपने साथ और इस पर अपना ऑडिट करना शुरू करते हैं। वो देखते हैं कि 10 लाख से कम के कई ट्रांजैक्शंस हुए हैं और वो ट्रांजैक्शंस दिखाकर सरकार के खजाने से कई पैसे निकाले गए हैं। अगर आप अमाउंट पूछे तो करीब 37 करोड़ रुपए। जब अमित खरे ये इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि जितने भी बिल्स लगाए गए हैं इन ट्रांजैक्शंस में, वो बिल्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब प्रॉब्लम इस तरह से थी कि बिल तो था, पर बिल में जो भी डिटेल्स दिए थे वो सारे गलत। यानी कि अगर कोई सप्लायर का एड्रेस दिया हुआ है कि हाँ हमने इनसे इतने इतने पैसों का चारा खरीदा है, तो वो चारा जो जहां से खरीदा है वो एड्रेस ही फर्जी। उसके बाद अगर एनिमल ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ी है कि कोई जानवर इंजर्ड है, उसको किसी हॉस्पिटल लेके जाना है, तो ऑफ कोर्स बड़ा जानवर है जैसे गाय भैंस बैल, तो इनको तो ट्रक लगेगा। तो ट्रक का जो नंबर दिया था वो एक्चुअली ट्रक के नंबर थे ही नहीं,
कोई ऑटो का नंबर था, कोई कार का नंबर था या कोई बाइक का नंबर था। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि बाइक पे गाय को कैसे ट्रांसपोर्ट किया होगा। चलिए मजाक की बातें साइड में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, सारी डिस्क्रिपेंसीज पता चलती हैं, तो इस पे बवाल मचना शुरू होता है। और ये वही टाइम था कि और डीएम्स भी बताने लगे कि हाँ, हमारे एरिया में भी ये प्रॉब्लम आ रही है। दुमका, पटना और ऐसे कई और एरियाज ऐसे थे जहां से पता चल रहा था कि पशुपालन विभाग में बहुत सारी फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज पाई गई थी। यानी खर्चा तो दिखाया गया, पर जो खर्चे में बिल्स यूज किए गए वो फर्जी थे। अब यहां से शुरू होता है असली खेल। जब ये केस उछलने लगता है और लालू यादव, जो कि उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री थे, उन तक ये बात पहुंचती है, तो वो जो चाईबासा के जो हेड थे पशुपालन विभाग के, उनको वो सस्पेंड कर देते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, इन्होंने गलती की है तो इनके साथ यही होना चाहिए। पर आपको पता है सबसे मजे की बात, कि सस्पेंड हो चुके हैं, सस्पेंशन का लेटर आ चुका है और पुलिस में भी केस दर्ज हो चुका है कि 50 लाख रुपए का इन्होंने घपला किया हुआ है। लेकिन 15 दिन के बाद उनका प्रमोशन हो जाता है और वो किसी और बड़ी पोस्ट पे बैठे होते हैं। जब ये सब ऑपोजिशन पार्टीज नोटिस करती हैं, तो उनको तो बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है, तो वो बवाल करना शुरू करती हैं। कई धरने होते हैं, कई जगह से आवाजें उठती हैं, केस मीडिया में उछलने लगता है। तो ऑपोजिशन पार्टीज मिलकर पटना हाईकोर्ट में जाती हैं और कहती हैं कि लालू यादव, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो इस केस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे और निष्पक्ष जांच के लिए ये केस को सीबीआई को ट्रांसफर करना चाहिए। कोई इंडिपेंडेंट बॉडी होगी तभी ही फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा। क्योंकि बिहार पुलिस का तो अपने रिकॉर्ड आपको पता ही है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन कैसी होती है। तो पटना हाईकोर्ट मानती है कि इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए और ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर देती है 11 मार्च 1996 को। यानी 1 साल भी नहीं हुए हैं लालू यादव को सीएम बन के, और ये सब हो गया। इसके बाद लालू यादव सुप्रीम कोर्ट में आते हैं और सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि बिहार पुलिस सक्षम है और उन्हीं को यह केस इन्वेस्टिगेट करने दीजिए। पर सुप्रीम कोर्ट नहीं मानती है और यह इन्वेस्टिगेशन सीबीआई शुरू करती है। इस केस में करीब 100 सरकारी अधिकारी अरेस्ट हुए जब यह केस सामने आया, और 1 साल तक सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की। और फिर 1 साल के बाद वो गवर्नर के पास पहुंचते हैं और वो गवर्नर को बताते हैं कि हमारे पास पुख्ता सबूत है कि लालू यादव की इस केस में इन्वॉल्वमेंट है और उन्हें पूरी जानकारी थी इस केस के बारे में। जब लालू यादव एक वक्त पे मुख्यमंत्री थे बिहार के, उस वक्त में वो फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, तो उनको ये बात पता चली थी कि पशुपालन विभाग में ऐसा कुछ हो रहा है, पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद मामला यहीं खत्म नहीं होता है। जनता दल, जो कि लालू यादव की खुद की पार्टी थी, उसके अंदर से आवाजें उठने लगी कि अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो लालू यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए। और इस वजह से जनता दल से लालू यादव 25 जुलाई 1997 को इस्तीफा दे देते हैं और अपनी एक नई पार्टी बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं राष्ट्रीय जनता दल। इसके बाद वो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सपोर्ट से और उनके जो अपने विधायक थे जिन्होंने मेन जनता दल पार्टी छोड़ के राष्ट्रीय जनता दल पार्टी में एंट्री ली, उनके मदद से बहुमत बनाते हैं और सरकार फिर से बना लेते हैं और अपनी बीवी राबड़ी देवी को 28 जुलाई 1997 को बिहार की मुख्यमंत्री बना देते हैं। और इसके एक दिन बाद 29 जुलाई 1997 को लालू यादव सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और अग्रिम जमानत की याचिका डालते हैं। अब आपको समझाता हूं अग्रिम जमानत क्या होती है। अग्रिम जमानत तब मिलती है जब आपको लगता है कि आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हुई है और आपको एक नकली केस में शायद फंसाया जा रहा है, तो आप कोर्ट के पास जाएंगे और बोलेंगे मुझे थोड़ा टाइम दो ताकि मैं अपने फेवर में गवाह या सबूत इकट्ठा कर सकूं ताकि मैं खुद को बचा सकूं। और उस केस में
कोर्ट अग्रिम जमानत दे देती है, 7 दिन की होती है, 14 दिन की होती है। तो अगर आपको अग्रिम जमानत मिली हुई है तो आपको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। पर सीबीआई कोर्ट को बताती है कि उनके पास लालू यादव के खिलाफ पुख्ता सबूत है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट उनकी अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर देती है। और 30 जुलाई यानी इसके एक दिन बाद सुबह सुबह ही सीबीआई लालू यादव के घर पहुंचती है और उनको उनके घर से अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद उनसे पूछताछ करती है और पूछताछ करने के बाद लालू यादव को जेल भेज देती है। इस मामले में और भी बड़े बड़े लोगों के अरेस्ट हुए, जैसे कि बिहार के एक्स चीफ मिनिस्टर जगन्नाथ मिश्रा की भी अरेस्ट हुई इस सेम केस में, और साथ ही साथ बिहार के केंद्रीय मंत्री चंद्रदेव प्रसाद का भी अरेस्ट हुआ इसी मामले में। इसके बाद लालू यादव जेल के अंदर बाहर होते रहे। शुरू में वो 115 दिन के लिए जेल में गए, लेकिन उनका जिस दिन बेल अनाउंस हुआ उसी दिन उनको एक दूसरे केस में जेल में डाल दिया गया, चारा घोटाला से ही रिलेटेड, क्योंकि अलग अलग जो केसेस थे, जैसे चाईबासा का केस है, रांची का केस है, दुमका का केस है, देवघर का केस है, तो अलग अलग केसेस के अलग अलग ट्रायल्स हो रहे थे। तो एक केस से उनको छुटकारा मिलता तो दूसरे में जेल में चले जाते, दूसरे में छुटकारा मिलता तो तीसरे में जेल में चले जाते। ऐसे कुल मिलाकर करीब 53 मामले लालू यादव पर दर्ज हुए। इसके बाद यही मामला खत्म नहीं होता है। उसके बाद लालू यादव और उनकी बीवी राबड़ी देवी पर आय से अधिक संपत्ति का भी केस दाखिल हुआ, और जिस वजह से और लालू यादव की परेशानियां बढ़ी। परेशानियों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता है। अक्टूबर 2001 में बिहार और झारखंड अलग राज्य बन जाते हैं, यानी इनका बंटवारा हो जाता है। और इसके बाद कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की जाती है कि इस केस को पटना हाई कोर्ट से शिफ्ट करके रांची में शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि अच्छे से इस पर सुनवाई हो सके, क्योंकि उस वक्त बिहार की चीफ मिनिस्टर थी राबड़ी देवी, जो कि ऑफ कोर्स लालू यादव की बीवी थी, और वो कोई इन्फ्लुएंस क्रिएट ना करे। तो कोर्ट इस बात को मानती है और पटना हाई कोर्ट ये केस को सीबीआई की एक स्पेशल कोर्ट को रांची में ट्रांसफर कर देती है। अब इस केस में सबूत और गवाह 4 साल तक दिखाए गए, यानी 2006 तक तो इसमें बस सबूत दिखाए जा रहे थे, गवाह बताए जा रहे थे, और आप मानेंगे नहीं कि इसमें सुनवाई होना शुरू हुई 2013 में। और फाइनली 30 सितंबर 2013 को चाईबासा मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट लालू यादव को दोषी पाती है और उनको 5 साल की सजा सुनाती है। ऐसे ही धीरे धीरे और केसेस के नतीजे आने लगे, जैसे देवघर का नतीजा आ गया, दुमका का नतीजा आ गया, रांची का नतीजा आ गया, और सब केसेस में किसी में 4 साल, किसी में 7 साल, किसी में 5 साल, ऐसे उनको सजा सुनाई गई। और इसी के साथ साथ लालू यादव की लोकसभा की सदस्यता भी रद्द हो गई, यानी वो अब कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब लालू यादव का जीवन बिरसा मुंडा जेल में ही निकलेगा। उनकी तबीयत काफी खराब चल रही है, और मुझे उनकी यूज करने में भी शर्म आती है कि जब नेता ही भक्षक बन जाए तो इस देश का उद्धार कैसे होगा। बिहार हमारे देश में एक करप्शन का प्रतीक बना हुआ है, जहां पर ग्राउंड लेवल से अपर लेवल तक इतना करप्शन है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। नेताओं को छोड़िए, लोगों के अंदर भी डेवलपमेंट की भावना नहीं है। इस मामले में करीब 38 लोगों पर मुकदमा दायर हुआ, जो कि मेन अक्यूज थे, जिनमें से 11 लोगों की मृत्यु हो गई जब तक केस में सुनवाई होना शुरू हुई, यानी उनको कोई कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना का मौका मिला ही नहीं। 3 लोग सीबीआई के गवाह बन गए और 2 लोगों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जो 11 लोगों की मृत्यु हुई थी उसमें से एक बिहार के एक्स चीफ मिनिस्टर जगन्नाथ मिश्रा भी थे, तो उनके ऊपर भी एज सच कोई जस्टिस तो हुआ नहीं, क्योंकि जस्टिस में इतना डिले हो गया कि इंसान ही नहीं रहा उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए। इस केस का मॉरल यही है कि आपको बदलाव और आपकी सोच में बदलाव लाना काफी जरूरी है, क्योंकि ऐसा कोई स्टेट नहीं है भारत में जहां लोग जाने से डरते हैं। लेकिन बिहार दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो एक ऐसा स्टेट है, वो एक ऐसा राज्य है जहां लोग जाने से डरते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपके साथ कब क्या हो जाए।
इस पूरे किस्से में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इंसान के अंदर इतना लालच आ गया कि वो जानवरों का भी खाना और दवा खा गया। क्योंकि जो पैसा जानवरों के उद्धार के लिए इस्तेमाल होना था, जो जानवर बीमार थे उनके लिए दवाइयाँ खरीदनी थी, जो जानवर भूखे थे उनको खाना देना था, वो खाना शायद इंसान को शायद ज़्यादा भूख लग गई और उन्होंने वो खाना खा लिया। क्योंकि ये सब जब हो रहा था तो लाखों जानवर बिहार में मर रहे थे। बोलते हुए बड़ा दुख हो रहा है, पर ये इस जीवन की असलियत है और ऐसा एक्शन हुआ है और इतने इन्फ्लुएंशियल पर्सन पर एक्शन हुआ है, तो इसकी मैं दाद देना चाहूंगा हमारे इस स्लो सिस्टम को। भले ही स्लो रहा पर इंसाफ मिला। इस पूरे किस्से पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं लालू यादव के बारे में और आपके ओपिनियंस क्या है इस केस के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। बस ये मत कहना कि लालू यादव इनोसेंट है, क्योंकि 53 मामलों में उन पर सुनवाई हुई है और 48 में वो दोषी पाए गए हैं। चलिए, एक दो में मिस ट्रायल हो सकता है या फ्रेम किया जा सकता है, लेकिन 48 मामलों में आप फ्रेम नहीं हो सकते। आप गलत थे, इसलिए आप पकड़े गए। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और याद रखिएगा, दिन हो या रात हमेशा दें न्याय और सच का साथ। धन्यवाद।